नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आज का वीडियो बिहार पुलिस में जो विद्यार्थी अभी अपेयर होंगे, अभी कुछ ही दिनों में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और उनका डिस्कशन काफ़ी ही बढ़िया तरीके से किए हैं, जो आपको पहले से पढ़े हुए ज्ञान को पचाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ उस कांच के पात्र की दीवार को गीला नहीं करता है जिसमें उसे रखा जाता है। यानी कि अगर किसी ग्लास में किसी लिक्विड को रखा गया है, तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कांच के जो ग्लास है उसको गीला नहीं करेगा, मतलब कि उसे भिगाएगा नहीं। तो इसका आंसर होगा पारा। पारा क्यों होगा आंसर? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि एक होती है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ है, उसके अपने ही कणों के बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं ससंजक बल। उसके अपने कणों को बांधकर जो बल रखता है उसे ससंजक बल कहते हैं, और जो दूसरे पदार्थों के कणों के बीच बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं। अब कैसे समझेंगे इनको? जैसे देखिए, चौक से जब हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो चौक का छोटा छोटा कण ब्लैक बोर्ड में चिपक जाता है और वह चिपका ही रहता है, जिससे कि लिखावट आ जाती है ब्लैक बोर्ड पर। तो चौक के कण और ब्लैक बोर्ड के जो कण है, ब्लैक बोर्ड भी तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उनके कण के बीच में असंजक बल लग जाता है और वो अच्छा असंजक बल होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि पेंसिल की लिखावट, चौक की लिखावट हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर वह बल बहुत कम होगा, यानी कि ससंजक बल नहीं होगा, असंजक बल अगर काम नहीं करेगा, तो पेंसिल से चौक से अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, वो उस पर टिक नहीं पाएगा, वो मिट जाएगा। ससंजक बल और असंजक बल को हम अच्छे से समझने के लिए कुछ पिक्चर्स लाए हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोग देखिए। आप लोग देखिए कि ये गेरुआ का साग है, पत्ता है, आप लोग देखे होंगे घर में। तो ये अरबी के जो पत्ते हैं, इस पर पानी का बूंद आप लोग देख रहे हैं। हमने जब इस पर पानी का ड्रॉप डाला है, पानी डाला है, तो ये क्या हो रहा है, भीग नहीं रहा है ये। और दूसरा फोटो देखते हैं जिसे आप लोगों को समझने में काफी बढ़िया होगा। ये देखिए, अरबी का पत्ता है ये, और इस पर पानी की बहुत सारी बूंदे हैं, ड्रॉप्स हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पानी की बूंदे इस पत्ते से चिपक नहीं रहा है, यानी कि इस पत्ते को भिगा नहीं पा रहा है। एक और फोटो देखिए जिससे आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। इस पत्ते को देखिए, इस यहाँ पर जो पानी के ड्रॉप्स हैं और इस पत्ते पे जो पानी के ड्रॉप्स हैं, इसमें खास बात आप लोगों को दिखाई देता होगा। खास बात यह है इसमें कि यहाँ के ड्रॉप्स पत्ते को भिगा नहीं पाता है, लेकिन ये जो ड्रॉप्स हैं ये पत्ते को भिगा दिया है। इसके तुलना में बहुत ज्यादा भीगा हुआ है ये पत्ता, यानी कि यहाँ पर जो असंजक बल है इसे अडेसिव फोर्स कहते हैं। अडेसिव फोर्स जो है काफी कम है, मतलब निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, जिससे क्या हो रहा है, ये अरबी का पत्ता भीग नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो दूसरे पत्ते हैं, फूलों के पत्ते हैं, इसमें अडेसिव फोर्स जो असंजक बल है वो पहले वाले अरबी के पत्ते और पानी के कणों के बीच में की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पर क्या था, कम था, यहाँ पर ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो पत्ते से चिपक गए हैं। और इससे भी ज्यादा हम लोग देख सकते हैं कि इन पत्तों को देखिए आप लोग, तो इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि असंजक बल क्या होता है। यानी कि पानी के ड्रॉप्स और पत्ते के जो कण हैं, पत्ते भी तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो पत्ते के कण और पानी के कणों के बीच जो अडेसिव फोर्स लग रहा है, असंजक बल लग रहा है, वो थोड़ी सी मजबूत है। इस वजह से क्या है, पानी उससे स्टक कर गया है, चिपक गया है। लेकिन यहाँ देखिए, इस लोटे में जो पानी रखा है इसको देखिए, हाथ में पानी लगा है इसको देखिए। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग हाथ धोते हैं, हाथ में पानी क्या होता है, चिपक जाता है।
ये क्या है, असंजक बल है और मजबूत असंजक बल है, जिससे क्या होता है, पानी चिपक जाता है। इससे भी अधिक मजबूत असंजक बल लगाया जा सकता है। जैसे फेविक्विक में क्या होता है, फेविक्विक और किसी पदार्थ जिसको हम चिपकाते हैं वो असंजक बल को बढ़ा देता है दोनों के बीच, तो वो क्या हो जाता है, दोनों चीजें चिपक जाती है, हाथ में भी चिपक जाता है। इसका क्या कारण है, असंजक बल बढ़ जाता है, स्टक कर जाता है, चिपकने की क्षमता उसमें होती है। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। लेकिन पानी में क्या है कि पानी जब हम लोग हाथ में लगाते हैं तो हाथ और पानी के बीच असंजक बल के कारण क्या होता है, वो पानी हाथ में चिपक जाता है। ससंजक बल क्या होता है, इसी फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो ये जो बड़ा बड़ा ड्रॉप्स है, ये सब जो ड्रॉप्स है, एक कण पानी के दूसरे कण के साथ चिपका हुआ है। ऐसा होता तो सारे के सारे कण बिखर जाते और हवा की तरह हमें दिखाई नहीं देता पानी। लेकिन अगर हमें पानी दिख रहा है, उसके छोटे छोटे बड़े बड़े सारे ड्रॉप्स दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि पानी का एक कण दूसरे कण से चिपका हुआ है। इसे कहते हैं ससंजक बल, मतलब अपने ही कणों के साथ जुड़ा हुआ होना ससंजक बल कहलाता है। और किसी दूसरे पदार्थ के कणों के साथ जो बल लगता है उसे कहते हैं असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। और अपने कणों के बीच लगने वाले बल ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। आइए आप देखते हैं, तो इसमें क्या है कि पारा क्या होता है, पारा और ग्लास के बीच में असंजक बल काफी कम होता है, जिससे क्या होता है, पारा उस पर चिपक नहीं पाता है। जैसे कि अरबी और पानी के ड्रॉप्स में, अरबी के पत्ते और पानी के ड्रॉप्स आपने देखा था। उसी प्रकार अगर किसी ग्लास में हम लोग डालेंगे पारा, तो वह चिपकेगा नहीं, बिल्कुल पानी जैसे अरबी के पत्ते पर था वैसे ही उस पर रहेगा, ग्लास को वो भिगा नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया ससंजक बल और असंजक बल के कॉन्सेप्ट पे था ये क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, पारा होगा। बाकी जो तीन आंसर है, अल्कोहल भी पानी ग्लास को भिगा देता है, पानी भी भिगा देता है, फिनॉल भी भिगा देता है। आप लोग ये देखे भी होंगे घर में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब किसी पदार्थ का तापमान बदलता है तो उसमें दी गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। आप लोग देखते हैं कि पानी को जब हम लोग खोलने के लिए गर्म करते हैं, तो जब हम गर्म करते हैं पानी को, तो पहले से पानी ठंडा था, पानी को गर्म करने के लिए जब हमने स्टोव पर डाला तो क्या हुआ, धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, उसका तापमान बदला। तो क्या हुआ, पानी खोलने लगा तो पानी के क्या हुआ, कणों में गतिज ऊर्जा आ गई। क्या हो गया, पानी के कणों में गतिज ऊर्जा आ गया। इससे क्या हो गया कि तापमान के बदलने से जो उसका उष्मा ऊर्जा, हम लोग उसमें उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया और गतिज ऊर्जा के रूप में वो स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब चलती हुई बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, आप लोग देखते होंगे ये चीजें, बस में कई बार बैठते हैं, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है या गिर पड़ता है। यह किस सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है, तो यह क्या होता है, जड़त्व का सिद्धांत, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है जड़त्व के नियम को, हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये है बात कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या अपनी पथ बाधा ही पाते। ये प्रसंग है जब भगवान बुद्ध, जिनका नाम पहले था सिद्धार्थ, वह ज्ञान की प्राप्ति में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से पुत्र राहुल को छोड़कर, घर छोड़कर और उनको सबको छोड़कर निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में। तो इस वियोग में यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। ये यशोधरा काव्य खंड लिखा है मैथिली शरण गुप्त, जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, छायावादी कवि हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जो है सो लिखे हैं यशोधरा काव्य खंड, और उन्हीं का ये लिखा हुआ पंक्ति है। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से सही कर्म क्या है। संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का, देखिए सबसे मुख्य बात है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में सांसद चुनकर आता है, चुनाव लड़के आता है। उसके बाद सारे सांसदों में से एक सांसद
प्रधानमंत्री होता है। सारे सांसद मिलकर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, ये आप लोगों को पता है। यानी कि भारत संसदीय व्यवस्था है। संसद से सांसद सारे चुनाव लड़के आते हैं और सांसदों में महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का है। यानी कि 3-2-1 जहां पर होगा वही हो जाएगा अपना आंसर। तो क्या हो गया, तीसरा नंबर 3-2-1, ये सही कर्म हो गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है तकनीकी का? तकनीकी ऐसे भी नहीं लिखी जाती है, तकनीकी ऐसे भी नहीं होता है। ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है, तकनीकी ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, रमा, अगला प्रश्न है कि रमा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, रमा शब्द जो है ना, माता लक्ष्मी का दूसरा नाम है और उनका ही नाम है इंदिरा। तो इंदिरा सही ऑप्शन हो जाएगा कि रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा इंदिरा। ठीक है, रमा किसी और का नाम है, आप लोग याद करें तो आप लोग बताइए कि रमा और किस बहुत ही बड़े आदमी हैं हमारे जिनकी पत्नी का नाम था। आप लोग कमेंट में करेंगे किनकी पत्नी का नाम रमा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वर्ण जो होता है ना, वर्ण शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब वो ऐसा शब्द है जो अनुचित है, तो अनुचित जो है उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, आप सबको पता है। नहीं पता है तो याद कीजिए, तभी तो बिहार पुलिस निकलेगा। तो चलिए, वर्दी के इस जंग में अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है मारतंड। मारतंड जो है ना, सूर्य का दूसरा नाम होता है। पूर्वाहन आप लोगों को पता है, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाहन कहते हैं। गोधूली, गोधूली बेला क्या होता है? गोधूली का मतलब हुआ गो धुली, गौ मतलब गाय और धुली मतलब धूल। तो जब गाय चरकर अपने घर की ओर लौटती है, उसके पांव से उड़ते हुए धूल के समय जो माहौल बनता है, जो वातावरण बनता है, उस बेला को हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। और ये जो बेला होती है शाम और रात के बीच का बेला होता है, कि शाम हो गया रहता है, रात होने को रहता है, तो उस बेला को क्या कहते हैं? गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है, चलिए, और उष्मा तो आप लोग समझ रहे हैं, तापमान मतलब उष्मा। तो अगला चलते हैं। अगला क्या है कि असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें बेमेल कौन सा है? तो पहला है कि रोष, कोप, अमरस, अशोक। रोष मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। कोप का मतलब वही होता है कि प्रकोप हो गया किसी का, मतलब बहुत क्रोधित है कोई, तो वो भी एक तरह का समानार्थी शब्द हुआ। और अमरस का भी वही मतलब होता है। इसमें से सबसे अलग है अशोक। अशोक मतलब अशोक, शोक रहित, जिसे कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो, उसे कहते हैं अशोक। तो ये चौथा आंसर जो है सही हो जाएगा 11वां का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रोष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें में क्या है कि डैश डैश इस गुफा में गया, कालावलीत हो गया। तो कालवलित हो गया मतलब वह एक तरीके से विलीन हो गया। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि लास्ट में साइन कौन सा है, चिन्ह क्या लगा है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम है, इसका मतलब है यह कोई प्रश्नवाचक तो संज्ञा यहाँ पे सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं, यानी कि कौन तो एकदम नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा और जो कोई भी नहीं होगा। तो बात रह गया जो, कि जो इस गुफा में गया काल बलित हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, और कोई त्रुटि नहीं। तो ए नंबर में जो है पिताजी मुझको नई कमीज, मुझको नई कमीज नहीं कहते हैं लोग,
लोग कहते हैं पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो ए नंबर का ऑप्शन है यही हो जाएगा गलत यानी त्रुटिपूर्ण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 14वां प्रश्न है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरन पार्लियामेंट वाज गिवन बाय विच कंट्री, यानी कि सोवरन संप्रभु संसद की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से संप्रभु सोवरन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, सोवरन का क्या मतलब होता है कि एक मजबूत, जो अपने आप में हो, किसी पर जो निर्भर ना हो, अपने आप में सब कुछ हो, एक सोवरन पार्लियामेंट। तो ये चीजें ब्रिटेन में ही है, इंग्लैंड में ही है, तो इंग्लैंड से लिया गया है ये चीजें। ठीक है, तो इंग्लैंड के संविधान से ये सोवरन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोका व्हील ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, माने यानी कि राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा तिरंगा, उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं? तो कितने स्पोक्स हैं? सही आंसर 24। 24 स्पोक्स जो है सो अशोक चक्र में है। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टेनिटी? ये हमारे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में फर्टेनिटी। तो फर्टेनिटी का सही मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड की भावना, हाँ, फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। तो भाईचारे की भावना फर्टेनिटी का मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला हो जाएगा फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए आप सबको पता है कि 3 प्रकार की सूची होती है। लिस्ट जो है वो 3 प्रकार की होती है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो कुछ चीजें हैं जो राज्य सूची में आता है, कुछ चीजें संघ सूची में के अंतर्गत आता है, कुछ चीजें हैं जो दोनों के अंतर्गत, जैसे कि शिक्षा की बातें हो तो वो राज्य सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार का भी काम है। स्वास्थ्य जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम है प्रोवाइड कराना लोगों को। तो ये सब बेसिक चीजें जो है वो दोनों के अंतर्गत आता है, तो उसे हम लोग रखते हैं कहाँ? समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन कुछ चीजें जैसे रेलवे है वो संघ सूची में है, उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, तो रेलवे जो है सो संघ सूची में है। ठीक है, और बहुत सारे वन्य वगैरह का रक्षा करना और लैंड वगैरह का जो सिस्टम होता है, ये सब चीजें क्या होता है? स्टेट के लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये तो एकदम अलग ही हो गया चीजें। तो जो चीजें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहीं पे भी ना हो, उसे अपशिष्ट सूची में रख दिया जाता है। ये मतलब अलग ही है एक प्रकार का। जब कोई किसी में नहीं है तो वो अपशिष्ट सूची हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट सूची। ठीक है, रेसिड्यूरी लिस्ट। 18वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो इसमें है कि कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत आता है? तो आपको हमने क्या बताया? 36 से 51 तक। तो 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद 44 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है 36 से 51 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। और खास करके जो है ऑप्शन नंबर 4 44 जो अनुच्छेद है उसमें समान नागरिक संहिता का भी उल्लेख किया गया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, जो अभी कई दिनों से मोदी सरकार कह रही है कि हम लागू करेंगे। इस पर कई विवाद भी हुआ। ये चीजें बहुत पहले से संविधान में लगाया गया है और नेहरू जी आज़ादी के बाद से ही यूसीसी को लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये चीजें बहुत विवादास्पद हो जाता है, तो धीरे धीरे करके पार्ट वाइज, पीस वाइज लागू हो रहा है। तो ये जो है समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी किस संस्था के सदस्य होते हैं? तो योजना आयोग में क्या होता है? प्रधानमंत्री इनके जो है सो अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रादेशिक परिषद और क्षेत्रीय परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, इनके ये सारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह सारे के सारे इनके सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है स्टेट और सेंटर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी का काम करना होता है।
ये किसका काम होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारे लोग सदस्य होते हैं। ठीक है, डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्याख्या में। ठीक है, चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इसके कार्यकाल कितने दिन का होता है बताइए आप लोग। इनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या मतलब है इसका? कि अगर वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया लेकिन उनका एज अभी तक 65 वर्ष नहीं पूरा है तो वो 6 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर वह 2 साल ही पूरा किया और 65 वर्ष उनका एज हो गया तो वो 2 साल में ही रिटायर हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर निकायों का प्रावधान करता है। ये बात तो सही है। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, ये इन तरीके की चीजों का तो प्रावधान है नगर ये निकाय में। दूसरा है, पहला तो सही हो गया, तो पहला सही 1 नंबर ऑप्शन में है और 3 नंबर ऑप्शन 4 नंबर में हो गया। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुशंसा प्रधानमंत्री करता है। ये बात तो सही है कि कैग का जो है नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है, तो प्रधानमंत्री अनुशंसा तो करता है। तो दूसरा नंबर ये भी सही हो गया। तीसरा नंबर है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में भाषाओं का संबंधित है। नहीं, ये चीज तो गलत है। आप सबको पता है कि भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है, तो ये तो तीसरा हो गया गलत। तो जिसमें जिसमें तीसरा है वो हो जाएगा गलत। तो 2 नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं, 4 नंबर भी नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये बात तो सही है, 5 वर्ष का होता है। यानी कि 1, 2 और 4 जहां पे होगा वही हो जाएगा आंसर। तो 3 नंबर ऑप्शन में क्या है? 1, 2 और 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? देखिए, एक आइडियोलॉजी की शुरुआत करी थी अकबर ने दीन ए इलाही नाम से। इसमें क्या करा था उन्होंने, जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, इन सारे धर्म से अच्छी अच्छी चीजें जो है निकाल करके एक आइडियोलॉजी की शुरुआत करी थी अकबर ने, जिनका नाम इन्होंने दिया था दीन ए इलाही। तो एक बहुत ही इनके करीबी इतिहासकार थे अबुल फजल। अबुल फजल इनके समय में ही थे और इनके बहुत करीबी थे। इन्होंने क्या कहा कि दीन ए इलाही जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है अकबर की, वो एक धर्म है। ठीक है, और तब से कही जाने लगी कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी? अकबर ने करी। और इसको धर्म किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा। ठीक है, जो सही आंसर हो गया अबुल फजल। ठीक है, अब चलते हैं कुछ बातें इसमें जैसे लिखा है कि अब्दुल कादरी बदायूं जो था, अब्दुल कादरी बदायूनी इसकी बहुत निंदा करता था। और अबुल फजल आईने अकबरी का जो लेखक है वो अबुल फजल ही है। तो ये 2-4 बातें और भी इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? आप सबको पता है बंगाल का अंतिम शासक कौन होगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जब हार गया, उसके बाद से अंग्रेजों का जो है सो वर्चस्व बंगाल पर हो गया। तो अंतिम शासक कौन होगा? अंतिम स्वतंत्र शासक कौन होगा? तो सिराजुद्दौला होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष घोषित की गई? बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष घोषित की गई? जब 71 का युद्ध हुआ। और उस टाइम जो है सो भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी बंगाल को विभाजित करने में, आप सबको पता है। तो बंगाल की जो स्थापना हुई 1971 ईस्वी में हुई थी। तो उसका आज़ादी भी तो 1971 में ही घोषित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? देखिए ये जो है ना 19वीं सदी की बात है। अफीम बेचने पर युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार जो है ये अफीम बेच रहा था और अफीम बेचने के बीच युद्ध हो रहा था। तो ये अफीम बेच कहाँ रहा था? चीन में बेच रहा था इंग्लैंड सरकार, जो अंग्रेजी लोग थे। तो चीन और इंग्लैंड के बीच ये युद्ध हुआ था
अफीम युद्ध। तो ये पहली बार जो है पहला युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक, और 56 से 60 तक भी दूसरा युद्ध हुआ था अफीम युद्ध। तो ये चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा चीन और इंग्लैंड। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसमें तो आंसर लिखा हुआ ही है डायरेक्ट, आप सबको पता भी है कि वो शिव जी की पूजा करते थे, और शिव जी का दूसरा नाम क्या है? पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से देवता का पूजा करते थे? शिव जी की पूजा करते थे, और उनका नाम है पशुपति। अब तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रश्न लेके आएंगे, इसी तरह से डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। 2-4 दिन अब बचा है बिहार पुलिस एग्जाम में, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिए, हमारा भी फायदा हो जाएगा अगर आपको फायदा हुआ हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।